हार्ड वर्क ऑलवेज बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। अगर आपको लगता है कि आप गिफ्टेड है, टैलेंटेड है, तब भी आपको वर्क हार्ड तो करना ही होगा। और अगर आपको लगता है कि आपके पास थोड़ा सा टैलेंट दूसरों से कम है या आपको मुश्किल होती है, तब भी आप हार्ड वर्क से टैलेंट को बीट कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। तो हमारे टॉपिक चल रहा था ओशियनोग्राफी, समुद्र विज्ञान। काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसमें देखी थी, बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए थे इसमें। इसके सब टॉपिक्स अभी आपको एक लिस्ट में दिखाता हूँ। ओशियन बॉटम रिलीफ, महासागर तल की आकृतियाँ, प्रवाल भित्ति यानी कोरल रीफ्स, धाराएं, करंट्स, ज्वार यानी टाइड्स, ये टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। कई सारे प्रश्न इसमें से बनते हैं और मैंने बहुत सारे प्रश्न जो एग्जाम्स में पूछे गए वो आपके साथ शेयर किए थे। आपने उसके कुछ उत्तर भी दिए और कुछ हमने डिस्कस किए थे। अब आज के जो दो लास्ट इसके टॉपिक्स हैं जिससे ये ओशियनोग्राफी यानी समुद्र विज्ञान फिनिश हो जाएगा, वो है महासागरीय तापमान यानी टेम्परेचर एंड सैलिनिटी या लवणता जिसे हम कहते हैं। तो चलिए जल्दी से इसे देख लेते हैं। बिल्कुल कॉन्सेप्ट से हम लोग समझेंगे, विथ फिगर्स एंड मैप्स, इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले आपसे हमेशा की तरह मैं फीडबैक मांगना चाहूँगा कि आपको जो फीडबैक हमें देना है, कुछ बातें हमसे शेयर करनी है, तो चाहे वो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में या आप टेलीग्राम के थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हैं। और इस चैप्टर के अंत में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपसे शेयर करूँगा। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए, तो पहला जो आज का टॉपिक है वो है टेम्परेचर ऑफ ओशियन, महासागरीय तापमान। अब देखिए, मेन एनर्जी सोर्स, ऊर्जा का जो सबसे प्रमुख स्रोत है वो क्या है? सूर्य ताप यानी इंसोलेशन। जो सन से हमें जो एनर्जी मिल रही है रेडिएशन के थ्रू, वही प्रमुख सोर्स है या स्रोत है हर तरह की एनर्जी यानी ऊर्जा का इस पृथ्वी पर। तो हमारी ओशियंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। महासागरों का जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है। किस लिए? टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए, यानी पृथ्वी पर जो तापमान का विनियमन होगा, जो रेगुलेट होगा, वो इस महासागर की भूमिका निर्धारित करेगी कि वो किस तरह से रेगुलेट होगा। और स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर, क्योंकि पानी लगभग 70% हिस्से पर इस पृथ्वी पे फैला हुआ है महासागर के रूप में, तो इसीलिए उसकी जो स्पेसिफिक हीट होती है, उसकी जो विशिष्ट ताप होता है, वो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अभी हम आगे देखते हैं कि किस तरह से ये क्लाइमेट यानी मौसम को भी प्रभावित करती है। तो देखिए, एवरेज टेम्परेचर है जो ओशियन का वो है 3 से 5 डिग्री सेल्सियस, समुद्र का औसत तापमान 3 से 5 डिग्री। लेकिन जो सतह का तापमान है वो है लगभग 25 डिग्री। तो समुद्र की सतह का औसत तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस है। अब देखते हैं कि ये किस तरह से इसका जो स्वरूप है या जो पैटर्न है वो चेंज होता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये है इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, और यहाँ पर हो गए हमारे ट्रॉपिक्स, 30 डिग्री नॉर्थ उत्तर और 30 डिग्री साउथ यानी दक्षिण। ठीक है, अब इनके बीच में हम ये जानते हैं कि जो पूरी की पूरी जो एनर्जी जो हमें मिलती है, जो ऊर्जा मिलती है सूर्य से, वो ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेटेड इस एरिया में रहती है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की रेखाएं सीधी पड़ती हैं। बाकी जगह पर थोड़ी सी स्लैंटेड यानी तिरछी रेखाएं होती है, तो उनकी ऊर्जा या एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है, ये हमें पता था। तो सबसे ज़्यादा गर्मी जो टॉरिड रीजन जिसे हम कहते हैं वो कहाँ पर है? विद इन द ट्रॉपिक्स या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, भूमध्य रेखा से ऊपर और नीचे। अब इस तरह से ये जो अक्षांशीय विस्तार है, विविधता है, वो कैसे ऊर्जा का जो विविधता है या ऊर्जा का जो एक एनर्जी बजट जिसे हम कहते हैं, वो कैसे टेम्परेचर पे अफेक्ट डालता है, महासागर के तापमान को कैसे प्रभावित करता है। तो हम ये जानते हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी इस एरिया में, और यहाँ पर कम होगी, तो यहाँ पर तापमान कम होगा। ध्रुवों की तरफ जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो तापमान कम होता जाएगा। लेकिन भूमध्य रेखा पर आप मत मानकर चलिए कि सबसे ज़्यादा तापमान यहीं पर होगा। क्यों? क्योंकि ये जो आपको सफ़ेद रुई जैसे दिख रहा है, मेघ, बादल या क्लाउड कवर, इसकी वजह से सीधी रेखाएं यहाँ पर, सीधी जो सूर्य की किरणें हैं वो आती हैं और पलट जाती है। ठीक है, इसका हो जाता है इस तरह से रिफ्लेक्शन, जिसे हम एल्बिडो भी कहते हैं। ठीक है,
अब इस वजह से, क्योंकि इस भूमध्य रेखा के आसपास सीधी सूर्य की किरणें या सनरेज डायरेक्टली नहीं पड़ रही हैं ज़्यादा समय, काफ़ी समय बादल भी छाए हुए हैं, तो इसीलिए यहाँ पर रिलेटिवली जो बाकी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है ये और ये क्षेत्र, उससे थोड़ा सा कम तापमान होगा। अब अगर कम तापमान होगा तो पानी का, सागर का जो तापमान होगा वो भी कम होगा। बिल्कुल क्लियर हो गया ना, क्योंकि भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर पर बहुत पानी बरसता है, काफ़ी ज़्यादा बादलों का यहाँ पर निर्माण या यहाँ पे क्लाउड कवर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसीलिए गर्मी भी कम होती है वहाँ पर। ठीक है, ये हमें भी एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कि अभी अगर बारिश का मौसम आ गया है मॉनसून में, तो किस तरह से गर्मी, सूर्य की किरणें नहीं पड़ रही हैं तो टेम्परेचर भी कम हो रहा है। चलिए, इसका जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है हेमिस्फेरिक वेरिएशन, यानी गोलार्ध की भिन्नता। ये है, ऊपर है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नीचे है सदर्न हेमिस्फेयर, यानी उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध। अब आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने बांटा इसे उत्तर और दक्षिण में, तो सबसे ज़्यादा जो लैंडमास या भूभाग है वो कहाँ पर है, ये लगभग ऊपर है, और नीचे बहुत कम भूभाग बचा है, यानी महासागर, खुला सागर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। तो आप ये एक चीज़ जानते हैं कि लैंड यानी भूभाग का जो हिस्सा है ये बहुत जल्दी गर्म होता है और बहुत जल्दी ठंडा भी होता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर का वेरिएशन यानी तापमान की जो भिन्नता है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इसकी उत्तरी, ऊपरी और जो निचले पॉइंट्स होते हैं, बिंदु, वो काफ़ी उसमें फ़र्क होता है, अंतर होता है, उसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। और दक्षिणी हिस्से में बहुत ज़्यादा सागर है, पानी है, और पानी बहुत जल्दी ना तो ठंडा होता है ना बहुत जल्दी गर्म होता है, थोड़ा सा समय लेता है। तो इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर वेरिएशन कम होगा, जो अंतर होगा मैक्सिमम में और मिनिमम टेम्परेचर में। तो जो अधिकतम और जो न्यूनतम तापमान में जो यहाँ पे अंतर होगा, डिफरेंस होगा, वो थोड़ा सा कम होगा दक्षिणी गोलार्ध में। क्लियर है, बिल्कुल लॉजिक है, तो इसमें कोई भी याद करने लायक या कोई ऐसे रटने वाली चीज़ तो है नहीं। चलिए, तो अगला जो एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है एनक्लोज्ड, परिवृत्त सागर। तो जिस तरह की तट रेखा है, अगर तट रेखा खुली हुई है, जहाँ से ये काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पे ये हिस्सा जो है ये खुला हुआ है, तो यहाँ पर वाटर की मिक्सिंग, यहाँ पे मिश्रण बहुत अच्छे से हो रहा है ना। कहीं से ठंडा पानी यहाँ आ सकता है, कहीं से गर्म पानी यहाँ आ सकता है, मिक्स हो जाएगा। जब ये मिक्स होगा तो इसका अगेन जो अंतर होगा अधिकतम और न्यूनतम तापमान में वो कम होगा। लेकिन अगर ये सागर का तट कुछ इस तरह से है कि वहाँ पर ज़्यादा मिक्सिंग नहीं हो पा रही वाटर की, ऐसे परिवृत्त सागर, ये देखिए है ना, काफ़ी अंदर ही है, तो जो मेन महासागर है उससे ज़्यादा पानी यहाँ पे मिक्स नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे हिस्से में इसका जो तापमान होगा वो थोड़ा सा अलग होगा। अब वो कैसे अलग होगा, अगर ये पड़ता है जो सागर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, तो यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी, यानी इससे ज़्यादा महासागर का जो बाकी पानी है वो इससे ज़्यादा ठंडा नहीं कर पाएगा, ज़्यादा मिक्स नहीं हो पाएगा। तो और अगर ये पड़ता है ध्रुवों की तरफ, तो ये ठंडा ज़्यादा होगा यहाँ का हिस्सा, क्योंकि जो गर्म धारा है वो आकर इससे मिल नहीं पाएंगी। ठीक है, क्लियर लॉजिक। अब अगला है ओशन करंट्स या महासागरीय धाराएं। तो जहाँ पर भी वार्म ओशन करंट्स यानी गर्म जल धारा है, वहाँ पर गर्मी का इफेक्ट होता है। तो जो यहाँ से भूमध्य रेखा से जो धाराएं निकलेंगी, इस तरफ आप देख सकते हैं गल्फ स्ट्रीम है ना, इधर ब्राज़ील करंट है, तो ये सब धाराएं क्या होंगी, गर्म होंगी। अब इनका असर भी क्या होगा कि यहाँ हुई गर्मी और यहाँ है ठंडा, तो ये ऊपर से यहाँ लाकर नीचे जो ऊर्जा है, जो ऊष्मा है, उसे वितरित कर देगा। तो इस तरह से मिक्सअप हो जाता है। सिमिलरली इसका उल्टा होगा, अगर ठंडी जलधारा है तो वो उसकी शीतलता प्रदान करेगी। सिंपल। चलिए अब देखते हैं हम डायर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी तापमान की दैनिक भिन्नता या सीमा, यानी एक दिन में तापमान कितना अधिकतम जाता है मैक्सिमम और कितना न्यूनतम आता है मिनिमम। ठीक है, ये क्लियर है। तो चलिए, मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ नाइट टाइम, तो दिन का अधिकतम और रात्रि का न्यूनतम तापमान। अब ट्रॉपिकल वाटर है, यानी अगर वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है तो उसका इक्वेटोरियल वाटर से ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन होगा, यानी भूमध्य रेखा से जब हम कंपेयर करेंगे तो तापमान में भिन्नता अधिक होगी। अगेन सेम ओल्ड कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ पर मेघ आवरण है यानी क्लाउड कवर है, तो यहाँ पर टेम्परेचर वेरिएशन थोड़ा सा कम होगा रादर देन ये जो खुला आसमान है ना, इसके मुकाबले।
तो खुले आसमान से ज़्यादा सूर्य की किरणें यहाँ पर पड़ेंगी और रात को फिर ठंडा भी, तो अधिकतम तापमान भी ज़्यादा जाएगा और रात को ठंडा होगा फिर। ठीक है, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। अब वार्षिक तापमान की सीमा हम देखें तो जितना बड़ा सागर, जैसे प्रशांत महासागर हो गया, आपका अटलांटिक महासागर हो गया, उतना ज़्यादा उसका मिश्रण होगा पानी का, और उतनी ही जो भिन्नता होगी अधिकतम और न्यूनतम में, अधिकतम और न्यूनतम तापमान में, वो उतनी ही कम होगी। ये तो काफ़ी लॉजिक से भी हम कह सकते हैं इसे। अब देखते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ऊर्ध्वाधर वितरण तापमान का। जैसे जैसे हम नीचे गहराई में जाएंगे तो तापमान किस तरह से प्रभावित होगा महासागर के जल का। तो जो पहली लेयर होती है लगभग 500 मीटर तक, वहाँ पर ये जो टॉप लेयर है वहाँ पर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, जो सतह का हमने बात की थी। और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, ये थर्मोक्लाइन एक सेकंड लेयर है, दूसरी एक परत है 500 से 1000 मीटर की, जहाँ पर ये सडन ड्रॉप होता है, एकदम से तापमान इसका नीचे गिरता है। और फिर जो तीसरी लेयर है वो शीत परत कहलाती है। 1000 मीटर के नीचे जाएंगे तो बहुत तेज़ी से नहीं गिरेगा, लेकिन तापमान धीरे धीरे थोड़ा सा कम होता जाएगा, तो टेम्परेचर इसका काफ़ी कोल्ड रहेगा। ठीक है, ये हुआ पहला टॉपिक, बिल्कुल लॉजिक से हमने देखा। अब सिमिलर लॉजिक आपको लगाना है सैलिनिटी में, क्योंकि तापमान ही लवणता को प्रभावित करता है। तो जो हमने अभी लॉजिक देखे, जो हमने फैक्टर्स देखे, वही के वही फैक्टर यहाँ पर प्रभावित करेंगे सैलिनिटी या लवणता को। तो चलिए देखते हैं, पहले समझ लेते हैं कि सैलिनिटी है क्या। अमाउंट ऑफ सॉल्ट फाउंड इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, यानी 1000 ग्राम में पानी में नमक की मात्रा, उससे हम इसे मेजर करते हैं। इसे हम कहेंगे पीपीटी, पार्ट्स पर 1000। तो पार्ट्स पर 1000 ग्राम्स। ठीक है, ये क्लियर है। अब इसमें जो मेजर जो प्रकार का जो नमक है या सॉल्ट है वो कौन सा है प्रमुख, NaCl 78%। ठीक है, इसके बाद में जो प्रमुख सॉल्ट है, नमक है, वो है MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। फिर थोड़ा बहुत मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट, ये सब भी थोड़ा थोड़ा ये सारे सॉल्ट्स भी इसमें पाए जाते हैं। अब Na and Cl हैज़ हाई रेसिडुअल टाइम इन ओशन वाटर, वेरी ग्रेजुअल रिमूवल, दैट्स वाई दे रिमेन इन द हाईएस्ट प्रोपोर्शन। तो उनका जो अनुपात होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय तक वहाँ पर पानी में ये विद्यमान रहते हैं। और इसका जो निष्कासन होता है, जो इसका रिमूवल होता है, वो बहुत ही ग्रेजुअल, यानी बहुत क्रमिक, बहुत धीरे 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 ये पानी से कम होते हैं। इसीलिए, और हमारा जो प्रमुख नमक है खाने में भी जो हम उपयोग करते हैं वो NaCl ही है। आपने समझ लिया कि सैलिनिटी आखिर है क्या, पार्ट्स पर 1000 वाला कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया कि 1000 ग्राम पानी में कितना नमक घुला हुआ है, वो उसकी लवणता को बताता है। अब एक होता है सॉल्ट बजट या लवणता बजट। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ एब्सोल्यूट सैलिनिटी ऑफ द वाटर, द प्रोपोर्शन ऑफ द सॉल्ट रिमेन सेम इन ऑल पार्ट्स ऑफ द ओशियन। तो एब्सोल्यूट सैलिनिटी वाटर की जितनी भी हो, ठीक है, लेकिन जो प्रोपोर्शन होगा, जो अनुपात होगा लवण का या सॉल्ट का, वो सभी पूरे के पूरे पानी में, ओशियन में वो सिमिलर होगा। अभी देखते हैं कैसे, कि अमाउंट ऑफ एडिशन और एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्रेश वाटर कंपेयर टू सॉल्ट कॉन्टिनेंट्स इन द ओशियन वाटर डिसाइड्स एब्सोल्यूट सैलिनिटी ऑफ द ओशियन। तो कितना अमाउंट ऐड हो रहा है, एक्सट्रैक्ट हो रहा है, यानी कितना अमाउंट, जैसे ये मान लीजिए ये है मेरा वाटर, अब इसमें से कितना ऐड हो रहा है और कितना निकल रहा है उसमें से। ठीक है, इसमें से निष्करण कितना हो रहा है और इसमें अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा सॉल्ट है वो ऐड कितना हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है एब्सोल्यूट सैलिनिटी, यानी पूर्ण लवणता महासागर की। अभी जब हम देखेंगे ना किस तरह से स्रोत है, कैसे एडिशन होता है और कैसे अलग होता है, यानी कैसे उसमें अतिरिक्त सॉल्ट मिलता है और किस तरह से उसका निष्करण होता है, वो हम देखेंगे अभी आगे। तो देखिए, सोर्सेस ऑफ द सॉल्ट, यानी पानी में लवणता के स्रोत क्या क्या है। सेडिमेंट्स कैरिड बाय रिवर, तो नदी जो बहती हुई जाएगी वो अपने साथ में बहुत सारे सेडिमेंट्स या निक्षेप या तलछट साथ में लेके जाएगी और वो सागर में जाकर इसे मिला देगी। तो अगर इसके सोर्सेस में ऐसी रॉक्स हैं, ऐसी चट्टानें हैं जहाँ पर बहुत नमक पाया जाता है किसी भी प्रकार का, तो वो घुलते हुए इसमें जाएगा और सागर में मिल जाएगा। तो पहला सोर्स तो ये हो गया। फिर दूसरा क्या हो सकता है कि सागर के अंदर ही कुछ ज्वालामुखी उद्गार होते रहते हैं, है ना। हमने देखा था मिड ओशनिक रिजेस हैं या दूसरे भी बहुत सारे जो एंडेसिटिक और बेसाल्टिक इरप्शंस होते रहते हैं। तो
इसका एग्जाम्पल एक मेडोशरी क्रीज बताया ही है, मध्य महासागरीय कटक। तो वहाँ से भी कई सारे प्रकार के चट्टानों से बहुत सारा नमक या दूसरे पदार्थ निकलते रहते हैं, इससे भी अफेक्ट होती है, प्रभावित होती है लवणता। फिर आया केमिकल रिएक्शन बिटवीन रॉक्स ऑफ वॉल्केनो एंड कोल्ड वाटर। तो ज्वालामुखी की जो चट्टाने हैं और सागर का जल है, इसके बीच में कुछ रासायनिक प्रतिक्रिया भी होती रहती है, उससे भी सॉल्ट ऐड हो जाता है या एक्स्ट्रा स्रोत वो मिल जाता है। और समुद्री चट्टानों का क्षरण या इरोजन ऑफ ओशियनिक रॉक्स, काफ़ी सिमिलर है दोनों। चलिए अब इसमें से रिमूव कैसे होता है, तो जो भी अतिरिक्त नमक है वो किस तरह से अलग हो जाता है। तो फिजिकल रिमूवल एक होता है भौतिकीय, या एक किस तरह से जब लहरें तट से टकराती हैं, ये आपने देखा ही होगा कि वेव्स आती हैं, ये तट है मान लीजिए, तो वेव्स आती हैं और आके इस पर टकराती हैं। अब जैसे टकराती है तो नमक कई बार यहाँ पे अलग हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे जो वेस्टर्न रीजन है, एक छोटा सा एक मैप बनाता हूँ आपको, सबसे ज़्यादा जो नमक वगैरह ना भारत की तटरेखा पर, तो ये गुजरात की तरफ काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। और यहाँ पे आपने देखा भी था, आपको याद भी होगा कि एक नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी ने जो किया था, ठीक है। तो नमक का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रोडक्शन होता है। तो वेव्स आती हैं, लहरें आती हैं, तट से टकराती हैं और उसमें से नमक अलग हो जाता है, इसे बोलते हैं सॉल्ट स्प्रे। फिर दूसरा एक तरीका होता है बायोलॉजिकल रिमूवल, यानी जो समुद्री जीव हैं, जो मरीन लाइफ है, वो क्या करेंगे, उस समुद्र में से कैल्शियम निकाल लेते हैं, पानी में से वो कैल्शियम को अलग कर लेंगे। किस लिए, अपनी बोन्स की फॉर्मेशन के लिए, या अपनी अस्थियों के लिए, अपनी मज्जा या अपनी हड्डियों के स्केलेटन के निर्माण के लिए वो सागर के जल से कैल्शियम को अलग कर लेते हैं। तो इसे बोलते हैं जैविक निष्कासन या फिजिकल रिमूवल। पहले क्या था, बायोलॉजिकल रिमूवल, पहला क्या था, फिजिकल रिमूवल। ये दो तरीके से हो सकता है अलग अलग। अब वेरिएशन, तो विविधता देख लेते हैं, लवणता की विविधता। जैसे ही फ्रेश वाटर मिला, फ्रेश वाटर में तो कोई नमक है नहीं, तो जैसे ही फ्रेश वाटर मिलेगा तो क्या होगा, लवणता कम होगी। बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब फ्रेश वाटर कैसे कैसे मिल सकता है, तो ताज़ा पानी मिल सकता है, या तो बहुत बारिश हो जाए, वर्षा हो जाए, रेनफॉल, या बहुत बड़ी नदी, इनफ्लो ऑफ लार्ज रिवर, वो आकर मिल जाए, या फिर हिमनद या ग्लेशियर, वो उसका पानी वो पिघलकर समुद्र में मिल जाए, तो महासागर की लवणता को वो प्रभावित करेंगे और लवणता कम होगी। या अगर फ्रेश वाटर कम हो जाए, यानी ताज़ा पानी जो है उसका न्यूनन हो, वो किसी तरह से उसमें से अलग हो जाए महासागर में से, अब वो मैं बताऊंगा किस तरह से होगा। तो वो कैसे हो सकता है, जब तापमान बढ़ता है, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वाष्पीकरण बढ़ता है या इवेपोरेशन बढ़ जाता है, और या बहुत तेज हवाएं चलती हैं तब भी वाष्पीकरण बढ़ जाता है। तो जैसे ही वाष्पीकरण होगा, ये है महासागर की लेयर, इसमें है बहुत सारा सॉल्ट घुला हुआ। अब जैसे यहाँ से पानी अलग हो गया है ना, जब वाष्पीकरण होगा तो क्या होगा, ये पानी अलग हो जाएगा, तो नीचे क्या बचा, सॉल्ट का जो पीपीटी है प्रोपोर्शन, वो ज़्यादा बचेगा, पार्ट्स पर थाउजेंड, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि लवणता वो वृद्धि होगी, लवणता की वो इंक्रीज होगी। बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब सैलिनिटी ऑफ द ओशन, थोड़े से कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। स्टैंडर्ड सैलिनिटी जो ओशन की वो है 35.5 पीपीटी, सैलिनिटी ऑफ एटलांटिक ओशन। तो महासागर के पानी की मानक लवणता है 35.5 पीपीटी, पार्ट्स पर थाउजेंड। और डेड सी, कुछ हाईएस्ट सैलिनिटी वाले देख लेते हैं। डेड सी, मृत सागर, जिसका मैंने आपको यहाँ पे चित्र बताया है, इसकी लवणता है 350। लेक वैन, इसकी लवणता है 400। दुनिया की सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील, सबसे खारा यहाँ पर पानी पाया जाता है। तो डेड सी, मृत सागर में देखिए मनुष्य डूबता ही नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे सैलिनिटी बढ़ती है, तो मान लीजिए ये है वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, पानी के कुछ ये मॉलिक्यूल्स हैं, तो जैसे सैलिनिटी बढ़ेगी ना, इनका घनत्व बढ़ जाएगा। ये घनत्व बढ़ जाएगा तो क्या होगा, मनुष्य का यहाँ पर डूबना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, जैसे जैसे घनत्व बढ़ता जाएगा। घनत्व का ही सारा खेल है, हम जानते ही हैं, जिसका घनत्व ज़्यादा वो डूबेगा, जिसका घनत्व कम रिलेटिवली वो तैरेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि किताबें पढ़ते हैं लोग इस तरह से तैरते हुए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं पैटर्न एंड वेरिएशन ऑफ। तो सैलिनिटी का जो विविधता है, जो पैटर्न है, वो ये स्वरूप कैसे अलग अलग होता है। अगेन सेम कॉन्सेप्ट जो हमने टेम्परेचर या तापमान के लिए देखा था, भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंध ट्रॉपिक्स के आसपास ज़्यादा तापमान तो उसका मतलब कि आपका
वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, वाष्पीकरण अगर ज़्यादा होगा तो जो ताज़ा पानी है, जो फ्रेश वाटर है, वो कम हो जाएगा। फ्रेश वाटर कम होगा तो क्या होगा, लवणता बढ़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन भूमध्य रेखा पर हम जानते हैं कि तापमान रिलेटिवली इस उष्णकटिबंध से कम होता है, ये तो हम जानते हैं ना। भूमध्य रेखा पर इस हिस्से में क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेघ आवरण या बादल छाए रहते हैं, तो यहाँ पर तापमान थोड़ा सा कम होता है उष्णकटिबंध के मुकाबले, जो ट्रॉपिक्स है इसके मुकाबले। तो इसका मतलब कि लवणता भी यहाँ पर थोड़ी सी कम होगी। तो हाईएस्ट सैलिनिटी कहाँ होगी, सबसे ज़्यादा अधिकतम लवणता वो होगी ट्रॉपिक्स पर, उष्णकटिबंध पर। ठीक है, अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में फिर से हम बांटेंगे। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें लैंडमास या भूभाग है ये हिस्सा, तो क्या होगा, यहाँ पर गर्मी भी ज़्यादा होगी। गर्मी ज़्यादा होगी तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा वहाँ के महासागर के जल का, तो वहाँ पर खारापन बढ़ेगा। अब सदर्न ओशियन में भी एक कॉन्सेप्ट है जो हम जानते हैं, अगर आपने नहीं अभी देखा है तो मैं आपको ब्रीफ में बताया था कि यहाँ पे बहुत तेज़ हवाएं चलती है ना। इसे हम रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, श्रीकिंग 60s, स्क्रीमिंग 70s ये कहते हैं। बहुत तेज़ हवाएं चलती है क्योंकि यहाँ पर भूभाग की कमी है, लैंडमास कम है, तो हवाएं काफ़ी तेज़ चलती है। अब तेज़ हवा होगी तो यहाँ पर भी काफ़ी वाष्पीकरण या इवेपोरेशन होगा। अब इवेपोरेशन होगा तो यहाँ पर भी खारा पानी कम होगा और लवणता बढ़ेगी। लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रिलेटिवली ज़्यादा सैलिनिटी होती है सदर्न हेमिस्फीयर की, है ना। तापमान मतलब टेम्परेचर का इफेक्ट, प्रभाव ज़्यादा है। अब कुछ लोकल वेरिएशंस कैसे होते हैं, बहुत आसान है, बिल्कुल टेम्परेचर की तरह ही। टेम्परेचर के साथ साथ अगर गर्म पानी की जलधारा है तो गर्मी बढ़ेगी और वाष्पीकरण होगा तो लवणता बढ़ेगी। और अगर ठंडा पानी है तो उसके कारण क्या होगा, ठंडा पानी के कारण लो सैलिनिटी, मतलब कि आपकी जो लवणता है वो कम किस तरह से होगी, अपवेलिंग हो जाती है ठंडी धारा के कारण। अपवेलिंग का कॉन्सेप्ट हमने देखा था, यानी गहराई से ठंडा पानी सतह पर आ जाता है और नीचे गहराई पर कम लवणता है तो हम जानते हैं, तो ऊपर भी लवणता धीरे धीरे कम हो जाएगी। ये रही ऊपर की सतह और ऐसे नीचे से जो ठंडा पानी है, जो कोल्ड वाटर है, वो ऊपर आ जाता है। चलिए, अब लोकल वेरिएशन सेम वही परिवृत्त सागर वाला कॉन्सेप्ट जो हमने देखा था। तो अगर ये ट्रॉपिक्स के आसपास है जहाँ पर थोड़ी सी गर्मी है तो यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तापमान ज़्यादा होगा तो क्या होगा, लवणता ज़्यादा होगी। और वैसे ही परिवृत्त सागर अगर ध्रुवों के आसपास है तो इसका तापमान होगा कम और लवणता होगी कम। ये तो ठीक ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठंडा पानी मतलब कम लवणता। चलिए एग्जांपल इसका, बाल्टिक सागर ये ऊपर हो गया और भूमध्य सागर या मेडिटेरेनियन सी उसका ट्रॉपिकल या ज़्यादा टेम्परेचर वाले सागर का एक एग्जाम्पल हो गया जो टेम्परेचर में हमने देखा ही था। अब लोकल वेरिएशन इन सैलिनिटी, तो क्योंकि यहाँ पर ये बड़ी बड़ी नदियाँ इस तरह से आकर गिरती हैं तो सॉरी, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रेश वाटर मिल जाता है बे ऑफ बंगाल में। तो इस अरेबियन सी के मुकाबले बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी का जो पानी है वो कम लवणता उसकी कम होती है, अरेबियन सी की ज़्यादा होती है। ठीक है, सिंपल है, क्योंकि बहुत बड़ी नदी यहाँ पर गिर रही है। वैसे ही मिसिसिपी मिसौरी जो गिरती है नदी यूएस में, तो वहाँ पर भी सेम इफेक्ट होता है, ताज़ा पानी काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। अब अगर ये ग्लेशियर के आसपास है सागर, जैसे बाल्टिक सी, बहुत ज़्यादा फ्रेश वाटर या ताज़ा पानी उसे ग्लेशियर के पिघलने से मिल जाता है इस हिस्से में, तो अगेन उसकी लवणता कम हो जाएगी, फ्रेश वाटर मिल जाएगा तो। ठीक है, वर्टिकल पैटर्न ऑफ सैलिनिटी, लवणता का ऊर्ध्वाधर स्वरूप। तो जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी, अगेन हम जानते हैं कि टेम्परेचर कम होगा, तापमान कम होगा और लवणता घटती जाएगी। ठीक है, घनत्व उसका बढ़ता जाएगा। चलिए, अब इक्वेटर पर क्या क्या होता है, सैलिनिटी इंक्रीजेज विथ डेप्थ अप टू सम लेयर। तो ये है भूमध्य रेखा। अब यहाँ पर जैसे जैसे हम जाएंगे तो सैलिनिटी यानी लवणता धीरे धीरे कम होगी गहराई के साथ में, कुछ परत तक गहराई के साथ में लवणता कुछ परत तक गहराई के साथ में लवणता पहले बढ़ेगी और फिर कम होगी। वो इसलिए क्योंकि लेयर के ऊपर, सबसे ऊपरी जो लेयर है इक्वेटर पे, यहाँ पर मेघ आवरण की वजह से थोड़ा सा लवणता पहले कम पाई जाती है, लेकिन जैसे नीचे जाते तो क्योंकि ट्रॉपिक का भी काफ़ी खारा पानी है तो ये इधर मिक्स होता है, तो नीचे लवणता थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन फिर नीचे जाएंगे तो जो रेगुलर कॉन्सेप्ट है कि लवणता या सैलिनिटी कम होनी चाहिए, वो कम होती जाती है। अब इसकी कोई एक यूनिफॉर्म लेयरिंग नहीं है, थोड़ी सी ये कॉम्प्लेक्स है, टेम्परेचर की तरह इसका सीधा सीधा आपका ग्राफ नहीं बनता है। प्रश्न देख लेते हैं इसके ऊपर किस तरह का प्रश्न पूछा गया है, यूपीएससी में पूछा गया है ये प्रश्न। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ग्रेटर इन पैसिफिक ओशियन देन इन अटलांटिक, यानी प्रशांत महासागर में जो
वार्षिक टेम्परेचर या तापमान की जो रेंज है, जो सीमा है, वो अटलांटिक महासागर से ज़्यादा है। दूसरा इन्होंने क्या कहा है कि एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ग्रेटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देन इन सदर्न हेमिस्फीयर। तो अगर उत्तरी गोलार्ध में हम देखें तो दक्षिणी गोलार्ध से ज़्यादा वार्षिक तापमान जो सीमा है, जो भिन्नता है, वेरिएशन है, वो ज़्यादा होती है, रेंज उसकी ज़्यादा है, यानी उसका अधिकतम भी ज़्यादा होगा और न्यूनतम भी काफ़ी कम होगा। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो आंसर बी, यानी पैसिफिक ओशियन, 2 ओनली, ये है इसका आंसर बी। एक बार अच्छे से आपको फिर से पढ़ के इसमें बता देता हूँ। तो पैसिफिक ओशियन का एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर ज़्यादा है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर ज़्यादा है। तो हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बारे में श्योर शॉर्ट कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे गर्मी और सर्दी वो दोनों ही ज़्यादा होती है। लेकिन क्योंकि पैसिफिक ओशियन ज़्यादा बड़ा ओशियन है, महासागर ही ज़्यादा बड़ा है अटलांटिक महासागर से, तो इसका मतलब इसकी जो रेंज होगी टेम्परेचर की वो कम होगी, क्योंकि इसकी मिश्रण काफ़ी अच्छे से होगा, है ना, बेटर मिक्स होगा, कई जगह से ठंडा और कई जगह से गर्म पानी मिक्स होता रहेगा। तो उसकी वजह से जो रेंज अधिकतम और न्यूनतम का जो फर्क है, अंतर है, वो उतना ज़्यादा नहीं होगा। तो केवल दूसरा उत्तर सही है। तो आज हमने ये दोनों लवणता और महासागरी तापमान या सैलिनिटी और टेम्परेचर ऑफ द ओशियन भी फिनिश कर दिया। ओशियोनोग्राफी हमारा अब खत्म हो चुका है। तो आपके कुछ प्रश्न है तो आप हमसे पूछिए। टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको क्विजेस मिल सकते हैं, PDF मिलती है और अपडेट्स आपको प्राप्त होती हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।